मूवी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं। इसका नाम डिक होता है। डिक अपनी जॉब पर जाने लगता है। ये बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जिसका नाम ग्लोबोडाइन होता है। दूसरी तरफ हम इसकी बीवी जेन को देखते हैं जो कॉलिंग सेंटर में काम कर रही होती है। इन दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम बिली होता है और इनके घर में एक नौकरानी और एक कुत्ता भी होता है। डिक अपने घर के गार्डन को बनवा रहा होता है। अगले दिन डिक देखता है कि इसके पड़ोसी के पास स्मार्ट कार है। तो डिक इसको बोलता है कि मेरी कार भी स्मार्ट है, मेरे कहे बगैर ये कहीं नहीं जाती। इसके बाद ये अपनी कंपनी में आ जाता है जहां इसको पता लगता है कि इसका प्रमोशन होने वाला है। ये सुनकर डिक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसी खुशी में गुनगुनाने लगता है और कहता है कि अब मैं सबकी बजा कर रख दूंगा। ये अपने बॉस के ऑफिस में पहुंच जाता है जहां इसको पता लगता है कि मिस्टर जैक तो पहले से निकल चुके हैं। तो इसी दौरान डिक को एक फ्रैंक नामी बंदा मिलता है जो कि कंपनी का सीएफओ होता है। ये इसको मुबारकबाद देता है कि तुम वाइस प्रेसिडेंट बन गए हो कम्युनिकेशन के, और इसको बताता है कि जैक तुमसे मिलना चाहता है इसके अपने घर में। फिर डिक जब घर आ जाता है तो ये अपनी बीवी को कहता है कि तुम अब से नौकरी मत करना क्योंकि मेरी प्रमोशन हो चुकी है। अगले दिन डिक जैक के घर में आ जाता है जहां जैक इसको कहता है कि तुम्हें प्यार से क्या बोलते हैं। ये बोलता है कि पलटू। तो जैक बोलता है कि ठीक है। फिर ये डिक को बोलता है कि आज तुमने प्रोग्राम में एक इंटरव्यू देना है और हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में तुमने सबको बताना है। तो डिक बोलता है कि सर आप बेफिक्र रहें, मैं सबसे बेहतरीन काम करूंगा। फिर डिक का इंटरव्यू होने लगता है लेकिन प्रोग्राम के बीच में डिक को पता लगता है कि सीईओ ने अपनी कंपनी के सारे शेयर्स को सोल्ड कर दिया है। ये बात जानकर डिक प्रोग्राम में कुछ भी नहीं बोल पाता। तो प्रोग्राम में आया हुआ दूसरा बंदा बोलता है कि तुम्हारी कंपनी ने अपने ही लोगों को बर्बाद कर दिया। इसके बाद डिक कंपनी जाता है जहां कंपनी का बहुत बुरा हाल होता है। फिर अचानक से डिक की नजर जैक पर जाती है तो ये जैक के पास जाता है और इसको बोलता है कि ये क्या बातें हो रही हैं। जैक जल्दी से अपने चॉपर में जाकर बैठ जाता है। तो डिक बोलता है कि सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। घर में आता है, ये गार्डन की तरफ देखकर बोलता है कि ये क्या हो रहा है। जेन बोलती है कि हमारा पूल बन रहा है और तुम खाने के लिए तैयार हो जाओ, आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन डिशेस बनाई हैं। इसकी बीवी बोलती है कि मैंने नौकरी छोड़ दी। तो तंग आकर डिक अपनी बीवी को बताता है कि कंपनी बंद हो गई है, अब ये रोड पर आ गए हैं। अगली सुबह इसकी बीवी कहीं जाती है और डिक घर में रह मजदूरों के साथ मिलकर शराब पीता है। फिर हम देखते हैं कि डिक कई महीनों तक जॉब की तलाश करता रहता है लेकिन इसको आखिर में आकर एक जॉब मिलती है। ये इसके इंटरव्यू के लिए जाता है पर वहां पर बहुत सारी भीड़ होती है तो डिक वापस आ जाता है। दूसरी तरफ जेन देखती है कि वर्कर इनकी गार्डन की घास को वापस लेकर जाने लगते हैं। जेन के पड़ोसी ये सब देख रहे होते हैं तो जेन इनको कहती है कि ले जाओ यहाँ से, मुझे ये सब पसंद भी नहीं है, जाओ जल्दी ले जाओ। डिक जब घर आता है तो इसकी बीवी बोलती है कि वो हमारी गार्डन की घास और पौधे ले गए हैं और अब हम बैंक करप्ट होने वाले हैं। तो डिक बोलता है कि हम घर को बेच देते हैं। जेन बोलती है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हमारे ऊपर डेट बहुत ज्यादा है। तो डिक बोलता है कि फिर हमें कुछ करना होगा। हम डिक को देखते हैं, इसको मार्ट में सेल्स की जॉब मिल जाती है और जेन को जिम में इंस्ट्रक्टर की जॉब मिलती है। पर हम देखते हैं कि डिक ये काम भी ठीक से नहीं कर पाता तो इसको काम से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ जेन का भी यही हाल होता है और इसको भी जॉब से फारिग कर दिया जाता है। इन दोनों के पास पैसे नहीं होते तो ये अपनी मेड को सैलरी की जगह अपने घर का सामान दे रहे होते हैं। मेड बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी यहाँ काम करूंगी। डिक और जेन घर का सामान बेचने लगते हैं ताकि घर का खर्चा पानी चल सके। इनके घर की इलेक्ट्रिसिटी भी कट हो जाती है। तो डिक बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा और वेट करना होगा। इसी दौरान इनकी मेड बोलती है कि मेरा एक कजन है, वो आपकी मदद जरूर कर सकता है। हम डिक को देखते हैं जो कि लोकल वर्कर की जॉब के लिए गली में खड़ा होता है। तभी यहाँ एक बंदा आकर बोलता है कि कंस्ट्रक्शन का काम है। तो डिक इसकी गाड़ी पर चढ़ जाता है पर दूसरा बंदा इसको पंच मारकर गिरा देता है। दूसरी तरफ जैन एक टेस्टिंग लैब में होती है। डॉक्टर इनको कहता है कि आप सबको $14 फौरन मिल जाएंगे इस टेस्ट के बाद। डिक को बाहर का बंदा समझकर पुलिस वाले अपने साथ ले जाते हैं। डिक बोलता है कि मैं यहीं का बंदा हूँ, मेरा पर्स चेक कर लो, लेकिन डिक का पर्स भी गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसिन की टेस्टिंग की वजह से जेन पर रिएक्शन हो जाता है। जेन को डिक की कॉल आती है तो जेन उसी जगह पर जाती है जहाँ डिक और बाकी सब लोग होते हैं। ये डिक और इसके साथियों को अपने साथ कार में बिठा लेती है और यहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। घर पहुंचकर जेन बोलती है कि मैं सोने जा रही हूँ। डिक बोलता है कि मैं कार में ही रहूंगा। फिर डिक जेन को सोता हुआ देखकर कुछ फैसला करता है। ये बाहर आ जाता है और दूसरे गार्डन की थोड़ी थोड़ी घास उठाकर अपने गार्डन में ले आ जाता है और कब्रिस्तान से भी कुछ पौधे ले आता है। सुबह जेन देखती है कि डिक की बुरी हालत होती है। जेन पूछती है कि क्या हुआ। डिक बोलता है कि जान मैं लोन को वापस ले आया। तो जेन देखती है कि सच में लोन में थोड़ी थोड़ी घास होती है और 2-3 पौधे। ये देखकर ये दोनों भी थोड़े थोड़े खुश हो जाते हैं। फिर डिक को बैंक की तरफ से लव लेटर आता है कि 24 घंटों में अपना लोन क्लियर करो वरना घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर डिक अपनी बीवी को बोलता है कि हमने अच्छा बनकर बहुत देखा, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, अब हमने अपना हक लेना है, वो भी जबरदस्ती से।
तो जेन बोलती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये दोनों एक मार्ट के सामने आ जाते हैं। डिक अंदर जाता है पर इससे कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि इसकी बंदूक इसकी पॉकेट में फंस जाती है। तो डिक भागकर वापस आ जाता है। डिक एक बंदे से पैसे लूटने लगता है पर वो इसका दोस्त निकलता है और इसी तरह डिक कई बार फेल होता है। आखिर में जेन बोलती कि तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी और थोड़ी बदमाशी भी दिखाओ। तो डिक ऐसा ही करता है और ये एक दुकानदार से पैसे का बोलता है। जेन भी डिक की मदद के लिए आ जाती है। इस तरह ये दोनों अपनी पहली डकैती मारते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत सारी डकैतियां मारते हैं जिससे इनके पास बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है और इनके घर की बिजली और सामान वापस आ जाता है। इन दोनों को डकैती में मजा आने लगता है। तो ये दोनों एक बैंक में जाते हैं। जेन बेहोशी का नाटक करती है और डिक बैंक का ऑफिसर बनकर लॉकर में आ जाता है, लेकिन इसी दौरान बैंक में दूसरे डकैत आ जाते हैं। तो डिक लेट जाता है। तभी पुलिस आकर दूसरे डकैतों को पकड़ लेती है। डिक देखता है कि इन डकैतों में से एक इसका दोस्त भी होता है। ये दोनों घर आकर टीवी देख रहे होते हैं तो इनको मालूम पड़ता है कि ग्लोबोडाइन के बहुत सारे एम्प्लॉयज डकैती, चोरी और ड्रग्स में मुलविस हो चुके हैं। फिर रिपोर्टर बताती है कि डिक हार्पर की वजह से कंपनी डूबी, जो कि जैक की चाल होती है, पर डिक खुद को कसूरवार समझता है। बार में बैठकर डिक बहुत सारी शराब पीता है और अपना होश खो बैठता है। तभी यहाँ जेन आती है और इसको समझाने लगती है। तो डिक की नजर फ्रैंक पर जाती है। फ्रैंक इसको देखकर भागने लगता है पर डिक इसका पीछा करता है और इसको पकड़ लेता है। तो फ्रैंक बोलता है कि वो जैक था, उसी का ये प्लान था और जैक ने ही सारी कंपनी के शेयर्स को सेल कर दिया और बदले में बस मुझे 10 मिलियन मिले। तो डिक बोलता है कि साले 10 मिलियन तो मिले ना, और इसको जोरदार मुक्का मारता है। फ्रैंक बोलता है कि हर दिन मुझे बुरा लगता है, हालांकि मुझे पैसे तो मिल गए लेकिन मैं अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहा और मेरे पास एक रास्ता है। ये दोनों को एक जगह दिखाता है जहां जैक का पैसा होता है। फ्रैंक मजीद बताता है कि जैक अपना पैसा यहां से निकाल कर ग्रैंड केमन बैंक में ले जाएगा ताकि जैक अपने पैसों को टैक्स से बचा सके। और जब जैक उन पैसों को अकाउंटेंट के पास ले जाएगा तो अकाउंटेंट इसको CRM 114 फॉर्म देगा जिसमें जैक अपना अकाउंट नंबर फिलअप करेगा। फिर ऑफिसर इस फॉर्म को आगे जांच पड़ताल के लिए ले जाएगा। फिर अकाउंटेंट इस पर साइन करके स्टैंप कर देगा और आखिर में ये फॉर्म जैक को वापस दे दिया जाएगा। फ्रैंक बोलता है कि बस तुम्हें जैक के फॉर्म को हमारे फॉर्म से बदलना है स्टैंप लगने से पहले, और हमारे वाले फॉर्म में मेरा अकाउंट नंबर होगा और इस तरह हमारा पैसा हम तक पहुंच जाएगा और ये काम जेन करेगी। 2 दिन बाद जेन और डिक फॉर्म लेकर उसी जगह आ जाते हैं पर डिक से वो फॉर्म छूटकर मशीन कटर में चले जाता है। फ्रैंक बोलता है कि क्या हुआ। जेन बोलती है कि डिक से फॉर्म खो गया। तो फ्रैंक डिक पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी जेन बोलती है कि क्या दूसरा फॉर्म मिल सकता है। तो फ्रैंक बोलता है कि हाँ मिल जाएगा, बस तुम दोनों बैंक में जाओ और छुपकर से सिस्टम से वो फॉर्म निकाल लेना और फॉर्म को प्रिंट करने से पहले मेरा अकाउंट नंबर उसमें फिलअप कर लेना। डिक और जेन अंदर जाते हैं तो इनको जैक नजर आता है। जेन जैक का ध्यान भटकाती है। दूसरी तरफ डिक रिसेप्शन के पास जाता है और इससे कॉफी मांगता है। इसी दौरान डिक इसी को कॉल करता है और कहता है कि कैरन से बात करनी है। ये कैरन को बोलता है कि मैं फला फला ऑफिसर हूँ और आपकी कार चोरी हो गई है। तो कैरन उठकर बाहर जाने लगती है। फ्रैंक डिक को बोलता है कि कैरन को पता लग गया है कि इसकी कार चोरी नहीं हुई। डिक बोलता है कि ये सब छोड़ो, बस अपना अकाउंट नंबर बताओ। इस तरह डिक इस फॉर्म का प्रिंट निकाल लेता है पर जेन इसको आकर बोलती है कि बहुत देर हो गई है, इस फॉर्म पर साइन हो गया है। लेकिन ये दोनों देखते हैं कि वो फॉर्म अभी भी ऑफिसर के पास ही होता है। जेन इस ऑफिसर से टक्कर खाकर इससे फॉर्म चुरा लेती है। दूसरी तरफ डिक खुद को खतरनाक शो करके अपना फॉर्म साइन करवा लेता है और इस पर स्टैंप भी लगवा लेता है। अचानक से डिक को जैक मिलता है लेकिन डिक जेन से अपना फॉर्म बदल देता है और इनका फॉर्म जैक के पास होता है। जैक फॉर्म पर अपना अकाउंट देखकर बोलता है कि ये अकाउंट नंबर गलत है, लेकिन अभी मैं इसको साइन कर रहा हूँ, बाद में आप लोग इसको चेंज कर देना। बाहर आकर जैक डिक को बोलता है कि फ्रैंक कहाँ है और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता लगा और निकलो यहाँ से अपनी बीवी के साथ। तो डिक इस पर अपने बेटे की गन रख देता है और कहता है कि मैं बगैर पैसों के यहाँ से नहीं जाऊंगा और तुम मेरे नाम का एक चेक लिखो। पर जेन इसको कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, वो हमारे बाहर जाने से पहले ही इसको बाउंस करवा देगा। लेकिन डिक बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जैक बोलता है कि ठीक है, मैं चेक लिख देता हूँ और मैं इसको बाउंस भी नहीं करवाऊंगा क्योंकि तुमने जो किया है वो काबिले तारीफ है। फिर जैक डिक को चेक दे देता है। तो जैक के जाने के बाद डिक बोलता है कि क्या जैक का फॉर्म अभी भी है तुम्हारे पास। जेन बोलती कि हाँ। डिक बोलता है कि मुझे जैक का सिग्नेचर मिल गया है और तुम आर्ट की स्टूडेंट थी ना। तो जेन इसका प्लान समझ जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जैक के घर के बाहर बहुत सारे लोग और मीडिया वाले इकट्ठे होते हैं। इसी दौरान यहाँ डिक भी आ जाता है। डिक जैक को देखकर बोलता है कि तैयार हो जाओ, तुम्हारा प्रोग्राम होने वाला है। और प्रोग्राम में जैक को मालूम होता है कि इसने निजी पैसों से कंपनी के फंड को भर दिया। रिपोर्टर पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया।
तो जैक डिक की लिखी हुई पर्ची पढ़ता है, जिससे सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है कि सीईओ ने अपने पैसों से एम्प्लॉयज की पेंशन फंड को बहाल कर दिया। सब जैक के नारे लगाने लगते हैं। तो डिक इसको बोलते हैं कि देखा जैक, तुम जीते जी अमर हो गए, अब जाकर मरो। आखिर में हम डिक और इसकी फैमिली को कार में देखते हैं, ये कहीं एंजॉय के लिए जा रहे होते हैं।